अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 दी सेल। सबसे पहले ना इस चैप्टर की इम्पोर्टेंस पे बात कर लेते हैं। देखिए ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, आप 11वीं 12वीं में हैं, या आप बीएस कर रहे हैं, या आप डॉक्टर बन रहे हैं, तो आपको ये चैप्टर देखने को मिलेगा। और ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ से ना लॉन्ग क्वेश्चन तो हर हाल में बनता है, तो इसलिए आपने इस चैप्टर को अच्छे से करना है। इसमें से एमसीक्यूज़ और शॉर्ट क्वेश्चन भी बनते हैं, लेकिन जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो तो ज़रूर ही आता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि सेल आखिर होता क्या है। हैव यू एवर वंडर्ड विच टाइनी बिल्डिंग ब्लॉक्स मेक अप आर लिविंग थिंग्स? क्या कभी आपने सोचा है कि वो कौन से छोटे छोटे बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जो जानदारों को बनाते हैं? जी हाँ, इस सवाल का आंसर क्या है? दी सेल। सेल्स ही वो छोटे छोटे यूनिट्स हैं जो जानदारों को बनाते हैं। जानदार की ज़िंदगी का आगाज़ भी सेल से ही होता है। सेल से ही जानदार बनना स्टार्ट होता है। जिस तरह देखें, एक घर को बनाने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है? ईंटों की ज़रूरत होती है। इसी तरह एक जानदार को बनाने के लिए सेल्स की ज़रूरत होती है। घर कहाँ से स्टार्ट होता है? जब हम पहले ईंट रखते हैं, ठीक है, तो वहाँ से हम घर को स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल इसी तरह जानदार की जो ज़िंदगी है, यानी कि जानदार है, वो एक सेल से स्टार्ट होता है। सेल्स आर दी माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स। सेल जो होते हैं छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स हैं जिनको माइक्रोस्कोप की मदद से देखा जा सकता है, वैसे हमें नॉर्मल आंख से नहीं नज़र आते। दैट फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ लाइफ, जो लाइफ की यानी कि जानदारों की बुनियाद हैं, जानदारों की फाउंडेशन है। सेल्स आर दी यूनिट्स। सेल्स वो यूनिट्स हैं दैट कैरी आउट ऑल दी फंक्शंस नेसेसरी फॉर लाइफ। एक जानदार की ज़िंदगी के लिए जितना कुछ ज़रूरी है वो ये सेल्स परफॉर्म करते हैं। वो सारे काम कौन करता है? ये सेल्स करते हैं। अगर ये सेल्स काम करना छोड़ दें तो क्या होगा? जानदार की जो लाइफ है वो डिस्टर्ब होगी, यानी कि जानदार की जो बॉडी है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। तो इस चैप्टर के अंदर हम सेल का स्ट्रक्चर देखेंगे। उसके अलावा सेल का इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा होता है, सेल्स के डिफरेंट पार्ट्स देखेंगे, कंपोनेंट्स को देखेंगे। सेल इज़ लाइक अ सिटी। आपने ना सेल को एक शहर की तरह समझना है, ठीक है। अ सेल इज़ लाइक अ बिजी सिटी। सेल एक मसरूफ़ शहर की तरह है। फॉर एग्जाम्पल, इन अ सेल देयर आर स्ट्रक्चर्स। कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, सेल के ऐसे पार्ट्स होते हैं दैट प्रोड्यूस एनर्जी, जो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, लाइक पावर प्लांट्स ऑफ दिस सिटी। ठीक है, जिस तरह एक शहर के अंदर पावर प्लांट्स होते हैं जो सिटी को जो है एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, लाइट प्रोवाइड करते हैं, बिल्कुल इसी तरह सेल के अंदर भी जो है एनर्जी प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं जो सेल को एनर्जी देते हैं। कुछ स्ट्रक्चर्स ऐसे होते हैं जो मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं, जिस तरह हमारे शहर में रोड्स होते हैं या डिलीवरी सर्विसेज वगैरह होती हैं। और इसके अलावा कुछ स्ट्रक्चर है जिस तरह रिमूव और ब्रेक वेस्ट। कुछ ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो है वेस्ट मटेरियल होता है उसको ब्रेक करते हैं, कुछ उस मटेरियल को स्टोर करते हैं, जिस तरह हमारे शहर का वेस्ट डिस्पोजल यूनिट होता है। फाइनली, जस्ट लाइक अ सिटी हैज़ अ गवर्नमेंट। जिस तरह एक शहर में गवर्नमेंट होती है, अ सेल हैज़ अ न्यूक्लियस। इसी तरह सेल का एक न्यूक्लियस होता है, वो सेल की गवर्नमेंट होती है, जिसके पास क्या होता है? एक बुक होती है, एक हदायतनामा होता है। वो वहाँ से हदायत भेजता है कि इस सिटी के अंदर या इस सेल के अंदर क्या होगा, ठीक है। उस हदायतनामे के मुताबिक उस पर अमल किया जाता है और सेल जो है उसी तरह का फंक्शन परफॉर्म करता है। बाय गिविंग इंस्ट्रक्शंस, उसे हदायत दी जाती हैं फॉर एवरी फंक्शन ऑफ द सेल। सेल ने जो भी काम करना होता है उसकी इंस्ट्रक्शन, उसका जो हदायतनामा होता है वो कहाँ होता है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस बताएगा कि सेल ने कैसा काम करना है। इसको मैं आपको डायग्राम की मदद से समझाती हूँ। देखिए, ये एक सेल है, एनिमल सेल। ये इस सेल की जो न्यूक्लियस है, ये इस सेल का गवर्नमेंट है, जो ये कंट्रोल करता है कि इस सेल के अंदर क्या होगा। ये सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है, सारे काम को। इसके पास किताब है, जो ये इस किताब को पढ़ेगा, उस किताब में जो लिखी हुई तहरीर है उसके मुताबिक इस सेल में काम किया जाएगा। उसके बाद जिस तरह ये जो है सेल मेम्ब्रेन है, सेल की आउटर मेम्ब्रेन, जिसे सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है, ये इस हमारे जो शहर होता है, जिस तरह हमारे शहर का सिक्योरिटी चेक होता है कि कौन सी चीज़ अंदर जाएगी, कौन सी नहीं जाएगी, तो ये डिसाइड करता है सेल के अंदर कि कौन सी चीज़ बाहर निकलेगी और कौन सी चीज़ अंदर जाएगी।
उसके बाद है ये सेल का ये वाला जो एरिया है, इसको सेल का साइटोप्लाज्म कहा जाता है। अगर इसको हम अपने सिटी से रिलेट करें तो बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हमारे शहर का एरिया होता है, रोड्स वगैरह होती हैं, तो ये साइटोप्लाज्म क्या करते हैं, ये चीज़ों को मूव करने में हेल्प करते हैं। ये जो सेल के पार्ट्स है ना, ये इस मटेरियल के अंदर जो है मूव कर रहे होते हैं। ये जेल लाइक होता है इसका मटेरियल सेल का। उसके बाद ये राइबोसोम्स हैं, ये फैक्ट्रीज़ हैं जो सेल के लिए प्रोटीन्स बनाती हैं। जिस तरह हमारे शहर के अंदर फैक्ट्रीज़ होते हैं, हमारे लिए क्या बनाती हैं, प्रोडक्ट्स बनाती हैं और शहर को प्रोवाइड करती हैं। राइबोसोम्स भी सेल के अंदर इसी तरह काम करते हैं। गोल्जी ऑपरेटर्स हैं, गोल्जी ऑपरेटर्स जो है सेल के पोस्ट ऑफिस देते हैं। जिस तरह शहर में पोस्ट ऑफिस काम करता है, जिस तरह चीज़ों को पैक करता है, सेंड करता है, ये भी चीज़ों को पैक करती है और सेल के एक जगह से दूसरी जगह इसको सेंड करती है। वैक्यूल स्टोरेज हाउस होता है, यानी गोदाम होता है जहाँ पर चीज़ों को स्टोर किया जाता है। तो इस तरह ये जो सेल है ये एक शहर की तरह है, ठीक है। जो माइटोकॉन्ड्रिया है, ये सेल के अंदर एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। जिस तरह हमारे शहर के पावर प्लांट्स हैं हमें बिजली प्रोवाइड करते हैं, इसी तरह सेल को माइटोकॉन्ड्रिया जो है एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। आई होप आपको सेल का स्ट्रक्चर समझ आ गया होगा कि सेल को कैसे रिलेट किया गया है कि सेल एक शहर की तरह है, जिसकी अपनी एक गवर्नमेंट है, जिसकी अपनी एक बाउंड्री है, जिसके अपने रूल्स होते हैं। अच्छा, ये जो न्यूक्लियस है, जो गवर्नमेंट यानी कि जो न्यूक्लियस हदायतनामा भेजेगा उसके मुताबिक ही सेल काम करेगा। तो उसके बाद पढ़ते हैं नेक्स्ट क्या है। दी सेल इज़ दी बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल जो है लाइफ का एक बेसिक यूनिट है। बेसिक यूनिट यानी कि छोटा सा यूनिट है। जस्ट एज ब्रिक्स, बिल्कुल ब्रिक्स की तरह, ईंटों की तरह, आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ हाउस। जिस तरह जो ब्रिक्स हैं, ईंटें हैं, एक हाउस के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, बिल्कुल इसी तरह सेल्स भी बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के। लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या शामिल है, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं और ह्यूमंस हैं। यानी कि इस अर्थ प्लैनेट पर जितने भी जानदार पाए जाते हैं, जितनी भी लाइफ पाई जाती है, वो सब के सब जो है सेल से मिलकर बने हैं। एवरी लिविंग थिंग, हर चीज़, फ्रॉम द स्मॉलेस्ट बैक्टीरियम, एक छोटे से बैक्टीरिया, एक नज़र ना आने वाले बैक्टीरिया से लेकर टू द लार्जेस्ट वेल, एक बहुत बड़ी जो वेल है, वहाँ तक कि जितने भी जानदार हैं वो किससे बने होते हैं, इज़ मेड ऑफ सेल्स, सेल से बने होते हैं। मोस्ट ऑफ द सेल्स आर वेरी स्मॉल, जो ज़्यादातर सेल्स होते हैं वो स्मॉल होते हैं, यानी कि छोटे होते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया कि सेल्स को माइक्रोस्कोप की मदद से देखा जाता है। एंड कैन नॉट बी सीन विद नेकेड आई, नेकेड आई से नहीं देखा जा सकता। डिस्पाइट देयर साइज, सेल्स आर वेरी कम्प्लेक्स। देखिए बच्चों, सेल का स्ट्रक्चर कितना छोटा होता है, उसके बावजूद उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो बहुत ही कम्प्लेक्स होता है। एंड कैरी आउट ऑल एसेंशियल फंक्शंस टू कीप लिविंग थिंग्स अलाइव एंड फंक्शनिंग। उसके बावजूद वो काम कर रहे होते हैं जो जानदार को जिंदा रखने के लिए ज़रूरी होते हैं। सम सेल्स आर लार्ज इनफ, कुछ सेल्स जो होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं, टू बी सीन विद नेकेड आई, जिनको हम नॉर्मल आंख से देख सकते हैं। मिसाल के तौर पर एग सेल ऑफ ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच का एग सेल, अ यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गी एस्टेबुलेरिया, ठीक है, एंड अ यूनिसेलुलर जाइंट अमीबा। इनके जो सेल्स, एग सेल्स होते हैं, इनको हम नॉर्मल आंख से देख सकते हैं। उसके बाद बात आती है स्ट्रक्चर ऑफ सेल। The basic structure of cell was discovered by an English scientist Robert Hooke. रॉबर्ट हुक जो कि एक इंग्लिश साइंटिस्ट था, उसने सेल का स्ट्रक्चर को डिस्कवर किया था। इन 1665 में यूजिंग सिंपल माइक्रोस्कोप, उसने एक सादा सी माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल किया। हुक एग्जामिन्ड अ थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क। देखिए थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क क्या है, उस जब भी आपने ना दरख्त पे हाथ लगाते हैं तो आपको दरख्त की छाल महसूस होती है। उस दरख्त की छाल से उसने ये कॉर्क की एक स्लाइस ली, पतली सी, ठीक है, थिन सा पीस लिया, यानी कि एक पतला सा पीस लिया। एंड डिस्कवर्ड टाइनी बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर्स दैट ही कॉल्ड सेल। और उस स्लाइस को उसने सिंपल माइक्रोस्कोप में देखा और उसने क्या देखा, उसने देखा कि जो है इस कॉर्क स्लाइस के अंदर जो है छोटे छोटे बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, और उसने उन स्ट्रक्चर्स को, उन छोटे छोटे खानों को क्या कह दिया कि ये सेल्स हैं। He could not study the details of the internal structures of the cell. उसके पास चूँकि माइक्रोस्कोप जो थी वो सादा थी, इसलिए उसने ना जो सेल का इंटरनल स्ट्रक्चर है, यानी कि अंदर वाला स्ट्रक्चर होता है, उसको वो स्टडी नहीं कर सका था। However, in the 19th century, the quality of microscope improved. तो 19th सेंचुरी में क्या हुआ कि माइक्रोस्कोप को इम्प्रूव किया गया, ठीक है, उसमें एडवांसमेंट आई। In 1831, while studying plant cells under a microscope, a Scottish scientist रॉबर्ट ब्राउन ऑब्जर्व द न्यूक्लियस। 1831 में एक स्कॉटिश साइंटिस्ट था जिसका नाम था रॉबर्ट ब्राउन। वो प्लांट सेल्स को माइक्रोस्कोप की मदद से स्टडी कर रहा था, ठीक है, प्लांट सेल्स को उस माइक्रोस्कोप में देख रहा था।
उसने क्या किया, न्यूक्लियस को ऑब्जर्व किया। प्लांट सेल्स का न्यूक्लियस जो है वो किसने डिस्कवर किया, रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया। आफ्टर दैट मैनी ऑर्गेनेलीज वर डिस्कवर्ड इन कमिंग ईयर। फिर उसके बाद जो सेल्स के बाकी पार्ट्स हैं उनको भी देखा गया। देखिए यहाँ पर दो क्वेश्चन बनते हैं कि जो सेल का स्ट्रक्चर है सबसे पहले वो किसने डिस्कवर किया था, रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था। लेकिन जो प्लांट सेल्स का न्यूक्लियस है वो किसने डिस्कवर किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने। तो ये आपने जो है डिफरेंस याद रखना है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल्स ना दो तरह के होते हैं। प्रीवियस लेक्चर्स में भी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ कि प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में क्या डिफरेंस होता है। आज फिर मैं दोबारा आपको रिवाइज करवा देती हूँ। यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल ये दो तरह के सेल्स होते हैं। यूकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं मोर कम्प्लेक्स होते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है आर, हैव नहीं है। दे आर मोर कम्प्लेक्स एंड हैव मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज। जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं ये कम्प्लेक्स होते हैं और इनके अंदर जो है मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज पाए जाते हैं। ऑर्गेनेलीज क्या होते हैं, सेल के पार्ट्स होते हैं। दूसरी तरफ प्रोकैरियोटिक सेल जो होते हैं ये सिंपल होते हैं एंड डू नॉट हैव मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज, और इनके अंदर जो है मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज नहीं होते। एग्जाम्पल जो है यूकैरियोटिक सेल की प्लांट और एनिमल सेल। प्रोकैरियोटिक सेल की एग्जाम्पल है बैक्टीरियल सेल। यहाँ पे मैंने डायग्राम भी बना दिए हैं, यहाँ से मैं आपको समझाती हूँ। देखिए ये यूकैरियोटिक सेल है और ये प्रोकैरियोटिक सेल है। यूकैरियोटिक सेल में जो न्यूक्लियस होता है वो डबल मेम्ब्रेन एनवेलप में कवर्ड होता है। इसमें तो न्यूक्लियस जो है मौजूद ही नहीं होता। इसका जो डीएनए है ये साइटोप्लाज्म में फ्रीली घूमता है। उसके अलावा ये जो साइटोप्लाज्म के ऑर्गेनेलीज मैंने लिखे हुए हैं, यूकैरियोटिक सेल में ये ऑर्गेनेलीज डबल मेम्ब्रेन होते हैं। हमने ऊपर पढ़ा है कि जो यूकैरियोटिक सेल है वो उसका स्ट्रक्चर जो होता है वो कम्प्लेक्स होता है और उसमें जो ऑर्गेनेलीज हैं वो डबल मेम्ब्रेन होती हैं। जबकि प्रोकैरियोटिक सेल है इसमें डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेलीज हैं ही नहीं, एब्सेंट होती हैं, पाए ही नहीं जाते। तो ये जो है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल का मेन डिफरेंस है। उसके अलावा शेप डिफरेंस हो सकती है। उसके अलावा इसके पास फ्लैजेला होते हैं जो इसकी मदद से ये सेल मूव करते हैं। इसमें सेल वॉल होती है, इनमें भी सेल वॉल होती है। देखिए यूकैरियोटिक सेल में हमने पढ़ा कि प्लांट सेल जो हैं वो भी यूकैरियोटिक सेल हैं, तो उसमें भी सेल वॉल पाई जाती है। तो मेन डिफरेंस ये है कि इनमें डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेलीज होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल में डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेलीज नहीं होते। इनमें न्यूक्लियस पाया जाता है और इनमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। तो ये है यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक का मेन डिफरेंस। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।